कभी क्या नंबर्स वगैरह कर रहे हो अपने मीम चैट में? So currently हम about 14 crores of revenue था last financial year. अच्छा, एक साल में 14 करोड़। Yeah. और मतलब एक क्रिएटर ऑन एवरेज कितना बना लेता है? लाइक ऑब्वियसली सब नहीं बनाते होंगे। Depends because some creators, कुछ जो हमारे top creators हैं जो extreme top पे हैं, they would make anywhere between 15,000 to 30,000 मीम्स बना के 15 से 30,000 रुपए। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है मेरे काफी अच्छे फ्रेंड काइल फर्नांडिस फ्रॉम मीम चैट। मीम चैट अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं बताऊं, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप मीम्स क्रिएट करके पैसे कमा सकते हो। ना कि सिर्फ पैसे कमा सकते हो बल्कि ब्रांड्स खुद भी अपना कंटेंट, मीम जनरेटेड कंटेंट बना के अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं। काफी फेमस प्लेटफॉर्म है। इनके प्ले स्टोर पे ओवर 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में स्ट्रेट इनसे ही जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बिल्ड किया ब्रांड और क्रिएटर्स के लिए। नॉट जस्ट दिस, इन्होंने काफी अच्छी वीसी इन्वेस्टमेंट भी रेज कर रखी है बहुत ही रिनाउंड वीसी फर्म्स के साथ। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे आप भी अगर कोई भी प्रोडक्ट या D2C ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो कैसे आप भी वीसी इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हो, कैसे एक प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली एक टेक ओरिएंटेड कंपनी होने के साथ कैसे ये अपनी टीम को मैनेज करते हैं। तो अगेन लेट्स वेलकम काइल। सो काइल, अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thanks so much for having me. सो क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, क्या करते हो आप? Yeah, I am the founder and CEO of Meme Chat. I've been building, I've been an entrepreneur since मैं 15 साल का था। 15 साल के एज पे I started this anonymous social networking platform called Subscribe. अब Subscribe प्रमोट करने के मैं 15 साल का था, ज़्यादा पैसे नहीं थे तो फ्रीलांस काम करता था, बैंक अकाउंट नहीं था तो मैं गूगल किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एंड टेक मनी विदाउट बैंक अकाउंट। तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बिटकॉइन आया। बिटकॉइन। तो लोगों ने मुझे बिटकॉइन में पे करना स्टार्ट किया जब मैं फ्रीलांसर ये सब में काम करता था। तो वहां से मैंने कुछ काफी पैसा कलेक्ट किया। मैंने वो पैसा यूज किया था पुरानी कंपनी को ग्रो करने में। गूगल फेसबुक एड्स में कुछ खर्चा, बट ज्यादा रिटर्न आया नहीं वहां पे। तो फिर मैंने क्या किया, एक मीम पेज बनाया शिट इंडियन से और सरकास्टिक इंडियन करके। अच्छा। और वो मीम पेजेस पे 3-4 मिलियन फॉलोइंग आ गई। मैंने कहा हाँ ये बढ़िया है। फिर मैं अपना ऐप जो मैंने बनाया सब्सक्राइब आप प्रमोट करने लग गया। बट उसके साथ क्या हुआ, कुछ ब्रांड्स आ गए, वन प्लस जैसे, Amazon प्राइम जैसे। उन्होंने बोला यार हमारे मीम्स बना दो आप और अपने ये जो पेज है ना उस पर डाल दो, हाँ आपको 5,000 रुपए दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा ये बढ़िया है। कब की बात है ये हो गई 2017-2016 की बात होगी। अच्छा। राइट, जहाँ पे तब मीम पेजेस बहुत पॉपुलर होते थे फेसबुक पे। एंड हमने कहा ठीक है यार इसको हम करते हैं। हमें पैसा मिला उस 5-6 हज़ार रुपए एक पोस्ट बनाने का, एक मीम बनाने का और उसे शेयर करने का। मैंने कहा ये बढ़िया है, ये तो इसमें तो पोटेंशियल है। फिर मैंने अपना आइडिया पिवट किया थोड़ा, बिकॉज आई वाज अ प्रोग्रामर माई सेल्फ, कि अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे क्रिएटर मीम बना सकता है। क्रिएटर मीम क्यों बनाएगा? क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे और ब्रांड हम ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रांड ऑलरेडी ऑर्गेनिकली आ रहे हैं। तो एक साइड से ब्रांड्स थे, क्रिएटर्स से उनके मीम्स बना देते, क्रिएटर्स को उसके लिए पे करते थे और वो कंटेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, अपने एप्लीकेशन के थ्रू ब्रांड को मिलते थे एंगेजमेंट और व्यूअरशिप। ब्रांड वाज हैप्पी विद दैट, एंड आल्सो एक्स्ट्रा एंगेजमेंट आ रहा था क्योंकि एंगेजिंग कंटेंट फॉर्मेट है। इट्स नॉट अ टिपिकल एड, राइट? इट इज समथिंग दैट पीपल स्क्रॉल करते हैं, उन्हें पसंद आता है कंटेंट। उनके यूजर एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करता वैसा कंटेंट, एंड दे डोंट स्किप द एड। दे डोंट हैव टू स्किप द एड, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ वे ऑफ मार्केटिंग। तो इस पे फिर इस बैंड पे काफी ब्रांड्स जम के, और अभी बहुत ब्रांड्स मीम मार्केटिंग और मीम्स यूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने सीन Zomato, Blinkit, so many companies are using। आपकी टॉप ब्रांड्स कौन सी है जिनके साथ अभी तक आपने काम किया? टाटा EV, Ather Energy, Flipkart, Wildstone, मल्टीपल ब्रांड्स। मतलब आपने इनके साथ मीम मार्केटिंग एंड यूजिंग मीम चैट वर्क। तो बेसिकली क्या हुआ, ये ब्रांड्स आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे मीमर्स ने, जो क्रिएटर कम्युनिटी हमारी ऐप की, उनने उन पे कंटेंट क्रिएट किया। ब्रांड को कंटेंट पसंद आया, ये कंटेंट गया सारे सोशल मीडिया पे, ये कंटेंट गया सारे हमारे जो भी ऐप पार्टनरशिप्स है दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, जिनके पास बहुत बड़ा यूजर बेस है, वहाँ पे कंटेंट गया। ब्रांड को इम्पैक्ट मेजर हुआ कि इतने एंगेजमेंट, व्यूअरशिप, एंगेजमेंट आई, एंड देन द ब्रांड पेड अस। इट्स अ वेरी सिंपल यूजुअली कितना लाइक ब्रांड्स पे करती हैं ऐसी ब्रांड्स पे? एनीवेयर बिटवीन 5 to 25 lakhs per campaign, per campaign basis, per campaign। एंड एक कैंपेन में ऐसी कितनी मीम्स होती हैं? यार it goes from minimum let's say 100 memes to sometimes even 500 to 1000 to 2000 memes।
तो इतना कंटेंट क्रिएट वही क्रिएटर्स करते हैं जो प्लेटफॉर्म पे हैं? यस, मेजॉरिटी ऑफ द। सो मतलब ये तो फिर वैसा ही हो गया ना कि मतलब आपने बस एक प्लेटफॉर्म बनाया, मीम्स कोई और क्रिएट कर रहा है, ब्रांड्स आप ला रहे हो, एंड अल्टीमेटली यू आर मेकिंग मनी एज वेल एज जो क्रिएटर्स वो भी पैसा बना रहे हैं। मतलब एकदम पूरा इकोसिस्टम ही हो गया एक तरीके का। यस। सो मतलब आपने लाइक ये आपके माइंड में थॉट आया कैसे कि आपको कुछ मीम्स के अराउंड करना है, या फिर दिस वाज जस्ट आउट ऑफ लक और हिट हो गया कि ठीक है ये करना है? तो मैंने बोला था ना मेरा मीम पेज बनाया था। हाँ, बट मीम पेज लाइक स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया फिर? क्योंकि एक पेज था जो मैं प्रमोट कर रहा था सब्सक्राइब को, जो मेरा एनोनिमस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था। एक पेज था बकचोद बिल्ली करके। बकचोद बिल्ली अभी भी है। तो वहां पे मैंने बोला यार आप हमारा सब्सक्राइब का एक पोस्ट डाल दो, मुझे देखना है कि उसको कोई लिंक विंक नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। उसने डाल दिया पोस्ट, और पहली बार मैंने देखा 1 घंटे के अंदर 1000 यूजर आए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया कंटेंट है, ये बढ़िया ऐड बनाए बंदे ने। बट हम उसको हर बार 1000 रुपए देते थे एक पोस्ट का। अब वो 1000 रुपए भी खत्म हो गए कि कितना उसे कितने 1000 रुपए दे। मैं 5000 5 पोस्ट देते थे महीने के, 5000 उसमें हमारे 5000 यूजर भी आ जाते थे। तो फिर हमने डिसाइड किया ठीक है हम एक काम करते हैं, खुद का मीम पेज बना देते हैं। जब खुद का मीम पेज बनेगा फिर वहां पे हम अपना एडवर्टाइजिंग फ्री में कर पाएंगे। वो कॉस्ट हम सेव करना चाहते थे एसेंशियली। तब ये पूरा मीम्स का आइडिया आया, और फिर ये ब्रांडिंग थ्रू मीम्स का हमारा जर्नी शुरू हुआ। ओके, एंड अब लाइक अभी क्या नंबर्स वगैरह कर रहे हो अपने मीम चैट में? सो करंटली हम अबाउट 14 crores of revenue था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक साल में 14 करोड़? या दिस ईयर वी आर लुकिंग टू डबल इट। ओके, एंड वी बीन रनिंग प्रॉफिटेबली एज अ स्टार्टअप। जो फंडिंग विंटर आया था 2022 में, जहाँ पे लॉट ऑफ VCs स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, उसके बावजूद हमने इस कंपनी को थोड़ा प्रॉफिटेबली मूव किया। एंड बाय 2023 Jan we were profitable, and since the past year and a half we've been profitable. Now to add to further scale, to expand across India, that is because India has such a vast user base in the south especially. इतना बड़ा cultural difference भी है वहाँ पे expand करने के लिए, global expand करने के लिए, now we're looking to raise, and now we're in a comfortable position also to raise because we are a profitable company. अभी तक कितना रेस किया है, कितनी वैल्यूएशन पे? अभी हमने about 1.8 million रेस किया है। It was a convertible round, the last round, which was capped at $15 million, so about 111 crores. अच्छा, मतलब 100 करोड़ पे आपने 1.8 मिलियन, 100 करोड़ की वैल्यूएशन। हाँ, मतलब अलग अलग राउंड, 3 राउंड में, तो हर राउंड की वैल्यूएशन अलग थी। पहले 2.5 मिलियन से शुरू हुआ था, फिर 6 मिलियन की 6 मिलियन की वैल्यूएशन थी, फिर 15 मिलियन का वैल्यूएशन था। तो ऐसे हम अभी एंड कौन से इन्वेस्टर्स के साथ आपने रेस किया हुआ है? So 500 startups, that is a very good global accelerator. It's like Y Combinator, US based है, तो इंडिया के कोई भी स्टार्टअप्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना होता है सिंपल। 1 महीने बाद अगर उनको आपका आइडिया अच्छा आया तो आपको ईमेल आ जाएगा, 2-3 कॉल होगी, उसके बाद आपको टर्म शीट दे देंगे और इन्वेस्ट कर देंगे। फिर हमने बीनेक्स से रेस किया। ये जब ट्रेडिशनल VCs पे आता हो तो थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू पिच द एनालिस्ट, देन यू हैव टू पिच द एसोसिएट। अगर एसोसिएट को पसंद आया फिर वो थीसिस बनाएगा, वो थीसिस अपने पार्टनर को प्रेजेंट करेगा, पार्टनर को पसंद आया तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कमेटी को प्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कमेटी को पसंद आया तो वो इन्वेस्ट कर लेंगे। फिर आपको टर्म शीट मिलेगी, फिर वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि आपके नंबर्स जो आपने बोलते सही है, आपके फाइनेंशियल्स कैसे, आपके लीगल स्ट्रक्चर्स ठीक है या नहीं, वो सब चेकआउट करेंगे। एंड देन वंस एवरीथिंग इज ऑल गुड अराउंड लाइट, 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको वो फंड रेस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट बीनेक्स तो आई गेस काफी बड़ा VC फर्म है, राइट? या एंड बीनेक्स ने लाइक और कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करा हुआ? भारत पे में किया है, ओके, नो ब्रोकर में किया है, शिप रॉकेट में किया है, ड्रूम में किया है, काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स में बीनेक्स इन्वेस्ट किया है। एंड लाइक आप अभी चेस कर रहे हो और रेस करने का? Yeah, now we're looking to sort of to expand globally. We plan to raise. And कितना रेस करोगे, at what valuation? That I'm not too sure about because these conversations depend from VC to VC. Nothing not planned. Any VC जो आप अभी specifically target कर रहे हो? Nothing like that. In fact, there's no desperation to raise. Right? मेरा plan है, एक रोड मैप है कि भाई इसको ऐसे ग्लोबली आ सकता है। तो अगर एक VC मुझे पसंद आया, जो मुझे पसंद आया, जो इस ट्रेजेक्टरी में मेरा साथ देने के लिए रेडी है, और स्किन इन द गेम भी उसका भी होगा,
और एक अच्छा पार्टनर पर से, तो फिर उसे मैं ऑन बोर्ड लूंगा, नहीं तो कोई वीसी राउंड रेस करने की डेस्परेशन नहीं है। परफेक्ट, क्या बात है। मतलब बीइंग इन अ स्टार्टअप कल्चर, आप अगर डेस्परेट नहीं हो फंड रेज करने के लिए तो डेफिनेटली यू हैव, यू नो, यू आर एट अ पॉइंट देन। हाँ, इनफैक्ट यू नो आई थिंक कोई भी राउंड, आई हैव लर्न्ड द हार्ड वे एज वेल कि डेस्परेशन में नहीं रेस करना चाहिए, बिकॉज यू नो आपका भी फिर एक लोअर हैंड हो जाता है। बिल्कुल। कैसे आपको वही चीजें करनी पड़ती है जो आपने वीसी को बोली है, और फ्रीडम एक किलो हो जाती है। पाथवे वैसा नहीं होता। पाथवे हमेशा होता है कि कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमेशा ऐसा पार्टनर आना चाहिए जो आपकी जर्नी समझेगा, क्योंकि आपकी जर्नी वो नहीं समझेगा वो पार्टनर आपका, तो फिर आप बड़ा कैसे कर पाओगे? तो बहुत मिसमैच आएंगे, कम्युनिकेशन गैप्स होंगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होंगी। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। एंड जैसे लाइक अभी आपने बताया था कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स, मतलब जैसे लेट्स सपोज आई हैव एन आइडिया, जैसे लेट्स सपोज मेरे को ऐसा एक सिमिलर माइक्रोफोन बनाना है, राइट? मैं एक D2C ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, सो हाउ डू आई गो टू यू नो इन्वेस्टर्स एंड रेज मनी फॉर दिस? ओके, सो देयर आर टू थिंग्स ओवर हियर। मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, प्रीक्विजिट्स? अगर आपने पहले एक स्टार्टअप बिल्ड किया है, हाँ. या आपकी अच्छी पेडिग्री है, सो टू स्पीक, लाइक यू नो you have some background in this space industry, then आप बिना प्रोडक्ट बनाए भी फंड रेज कर सकते हो, क्योंकि VCs को ऑलरेडी भरोसा है आप पे कि आप कर लोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर हो तो ऑफ कोर्स आपको इनिशियल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा उठाओ, कुछ एंजल से पैसा उठाओ, जैसे भी जो भी आप जिसको भी आपका आइडिया चमकता है उससे थोड़ा बहुत पैसा उठा लो, कोई प्रोडक्ट या कुछ जुगाड़ो, कुछ बेचने की कोशिश करो। इनिशियल ट्रैक्शन और मेट्रिक्स चाहिए ही चाहिए, वो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट जुगाड़, राइट? सो वंस यू फिगर दैट एस्पेक्ट आउट, कुछ भी इनिशियल मेट्रिक्स आ गए आपके, कंपनी एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद आप एक डेक बनाओ जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि अभी मैं इतना छोटा हूँ, अभी मैं इतने नंबर्स कर रहा हूँ, अभी मेरा प्रोडक्ट ये है, अभी मेरा मार्केट साइज ये है। मार्केट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपके पास 1 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है, बट मार्केट अगर 5 करोड़ का है तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू है और आपका मार्केट 10,000 करोड़ का है, तो फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्केल एग्जिस्ट करता है। यस, एंड देन आपका देयर इज रूम फॉर ग्रोथ, एंड पैसा इन्वेस्ट करना भी फिर वैल्यूएबल होगा। यस, सो वंस यू हैव फिगर्ड दैट आउट, यू नो, यू ट्राई टू एक्सप्लेन द बिग पिक्चर टू अ VC। अगर उस VC को बिग पिक्चर समझ आई तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसे समझ नहीं आए तो कोई और VC ढूंढ लेना। बट इट्स अ प्रोसेस दैट एटलीस्ट आई वाज रिजेक्टेड प्रॉब्ली बाय अबाउट 30 VCs। अच्छा, राइट? सो रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यू आर वेरी लकी अगर फर्स्ट कॉल हुई आपकी, आपको फर्स्ट राउंड में रेज हो गया, देन यू आर वेरी लकी, राइट? बट ऑन स्टैंडर्ड यू शुड एक्सपेक्ट, यू नो, 40-50 रिजेक्शंस इज नॉर्मल, यू नो, मतलब 30 रिजेक्शन के बाद आपको आपका फर्स्ट। और द थिंग इज फंड रेजिंग इज आल्सो वेरी डिमोटिवेटिंग प्रोसेस, क्योंकि लोग जज करते हैं आपके आइडिया को और आपको और आपकी कंपनी को, बट वहां पे यू हैव टू आल्सो मेक श्योर दैट यू नो यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर बिल्डिंग, एंड यू आर विजनरी जो आप कर रहे हो। Yeah, and you have to be confident, right? And once you are confident, then you know it's you skim past all these VCs and all, and you focus on what you're doing, and whoever likes your product, they'll come on board. Okay, so ये हो गया कि हम VC तक जाएंगे कैसे, क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब मेरे को लेट्स सपोज मैं D2C ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं रेलेवेंट VC ढूंढूंगा कैसे? Okay, so एक काम करना आप, जैसे कि आप काफी प्लेटफॉर्म्स है, क्रंच बेस, ट्रैक्शन करके अपने कॉम्पिटिटर्स देखो कि कौन है आपके कॉम्पिटिटर्स। ऑलवेज रियलाइज कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि VC वो देखते हैं कि यार आपको ये रियलाइजेशन है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये देखो कि उनको किसने फंड किया है, राइट? उनको किसने फंड किया है, अगर आप वो देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि इस स्पेस में जो आपका सेक्टर है, आपका जो सेक्टर, अगर एडवर्टाइजिंग सेक्टर में हो, अगर आप जैसे माइक्रोफोन के सेक्टर में हो, कैमरा बनाते हो, कुछ भी, ये देखो कि उस सेक्टर में किन VCs ने फंड किया है। मेड बी कॉम्पिटिटर, मे नॉट बी कॉम्पिटिटर, दैट्स इनडिफरेंट, बट ये देखो कि आपके सेक्टर में किसने फंड किया है। फिर अपने इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनाओ कि जिन बंदों ने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, उनको ऑलरेडी एक थीसिस बिल्ड है कि यार ये इंडस्ट्री अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल उनके लिए कॉन्सेप्ट प्रूवन है। हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स है जो फिनटेक फोकस्ड है, कुछ इन्वेस्टर्स है जो B2B SaaS फोकस्ड है, कुछ इन्वेस्टर्स है जो AI जनरेटिव AI फोकस्ड है। तो जिन इन्वेस्टर्स ने वहां पे फंड किया है,
वहां पे आपके लिए इजियर हो जाएगा। अगर आप किसी भी एरे गहरे व्यूज से बात करोगे जिसने उस सेक्टर में फंड नहीं किया है, तो 2 महीने या 3 महीने टाइम तो वेस्ट उसमें होगा, उस वीसी का थीसिस बिल्ड करने में कि ये मार्केट एग्जिस्ट करता भी है नहीं, राइट? सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मेरे को मेरा वीसी पता चल गया, लेट्स सपोज एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे को सिकोआ से राउंड रेज करना है। नाउ हाउ डू आई कॉन्टैक्ट सिकोआ? यार अगर देखो आप बहुत ही ज्यादा न्यूबी हो इस इंडस्ट्री में, आपके पास कोई भी नहीं है, तो फिर आपको कोल्ड रीच आउट करना ही पड़ेगा। कोल्ड रीच आउट ऑन ईमेल, लिंक्डइन? ईमेल, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आप कर सकते हो, उनका ईमेल निकालो, कोल्ड रीच आउट करो, बहुत ही क्रिएटिव ईमेल ड्राफ्ट करो, क्रिएटिव मैसेज ड्राफ्ट करो, एंड होप कि वो कोल्ड कन्वर्ट हो जाए, और जो हो जाता है कभी। इट्स नॉट दैट कि नहीं। या फिर लिंक्डइन पे जाके जो भी लोग उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते हैं, उनके बंदों को भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के यू कैन पिच की मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया। वो हैव टू फिगर आउट। एल्स अगर आपके पास थोड़ा नेटवर्क है, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद द फाउंडर्स who have who already raised funds from Sequoia, and then try to get a connect from that founder. Try to get connects from other people in the startup ecosystem. That is how it's easier, once you get those connects and those calls established. Also, it really depends from who is connecting you. For example, I think highest pedigree for that would be अगर एक VC, एक founder जिसने सिकोया से रेस करके सिकोया को एग्जिट दिया है, वो कनेक्ट कर रहा है सिकोया के साथ, तो फिर ज्यादा चांस हो सकता है वो आपकी बात सुनेंगे। करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं सिकोया के लिए वो फाउंडर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। हाँ, कि ही रेज्ड फंड्स, ही बिल्ड सक्सेसफुली, देन ही एग्जिटेड। सो अब बात करते हैं, लाइक एआई इतना ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग है, सो हाउ यू गाइज आर लेवरेजिंग एआई, और आपको क्या लगता है क्या जेनरेटिव एआई आप जैसे बिजनेसेस को हार्म कर सकती है? नहीं, actually the thing is we are actually using generative AI for our use case and to build more of a benefit for brands. So अभी generative AI हम जहाँ यूज कर रहे हैं, जो मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस की बात की थी, सेमेंटिक एनालिसिस की बात की थी, तो बेसिकली जो भी कमेंट्स और कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे होते हैं, हम अपने LLM मॉडल के थ्रू पास करते हैं, और फिर वहां से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो सब निकालते हैं कि ब्रांड के बारे में ये बातें चल रही है, फिर हम वो ब्रांड को दिखाते हैं। और that is where we are currently using generative AI. Where we are going to use generative AI, which we are building for अभी, is content creation. Right? आपके पास एक कंटेंट का आइडिया है, आपने बस उससे डाल दिया वहाँ पे और वो कंटेंट क्रिएट हो गया, राइट? तो दिस ईज ऑफ कंटेंट क्रिएशन बढ़ाने के लिए हम जनरेटिव AI यूज कर रहे हैं, एंड द फ्यूचर भी करेंगे। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, ब्रांड को विजुअलाइज करना है कि उनका मीम कंटेंट कैसे दिखेगा, तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के वो कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं 5 मिनट्स के अंदर, और अगर उन्हें कंटेंट पसंद आया तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। सो आई थिंक जनरेटिव AI, आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न हाउ टू डू द करेक्ट प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि करेक्ट प्रॉम्प्टिंग से आपको वो टेक्स्ट मिल सकता है जो आप डिजायर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन जनरेट blogs, you can generate all forms of content that you can use to promote yourself. That's number one. Number two, now with the deeper models, image processing और ये सब भी होती है, जहाँ पे you can create images, you can create different kinds of videos. There's a platform, it's very interesting, I was using the other day, called InVideo.ai. Right? You just put in a prompt और आपका social media post बन गया, social media reel बन गई। But literally, these tools can be used to, one is, even if you're not an AI company, right? You can use these tools to enhance different parts of a company. For example, आपको social media manager नहीं है, simply prompt डाल दो, social media content निकल आ जाएगा। आपको कुछ analysis करना है, research करना है, deck बनानी है, Excel बनानी है, हर जगह यूज कर सकते हो, आपका काम easy हो जाता है, ईजी हो जाएगा। और वही कंपनी में जो आपको पहले 10-15 लोग हायर करने पड़ते, वो आप वहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। करेक्ट, बिल्कुल। सो अगेन, जब while you were building this all of like we can easily say your company is a tech company. Yeah. So how did you manage to build up a tech company? मतलब India is a very competitive space when it comes to hiring tech people. So how did you manage to get in tech? So I was a computer science engineer myself. मैंने पहले ऐप iOS और एंड्रॉइड बिल्ड की थी, सब्सक्राइब की, फिर मैंने मीम चैट की बिल्ड की थी। तो टेक में
यू नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. GPT-2 यूज किया था मैंने 2021 में. ओके. तो वहाँ पे मुझे जनरेटिव एआई का नॉलेज आया, क्योंकि GPT-2 इज द ओल्डर वर्जन ऑफ GPT-3 एंड ChatGPT. और वहाँ पे एक्चुअली आपको मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग करनी थी, प्रॉम्प्ट्स की, लेंथ्स की, वो टोकन्स की. तो वहाँ पे मुझे काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है. अब तो ये मॉडल्स बहुत एक्यूरेट हो गए, लिटरली आपको बोलना पड़ता है क्या करना है, वो कर देता है. GPT-2 और पुराने GPTs में आप एक पैटर्न डालते थे ऑफ अ टेक्स्ट, और फिर वो वही पैटर्न को और एनहांस करता था. एनहांस नहीं करता था, उसी मतलब एलैबोरेट करता था. फॉर एग्जांपल आपने पोएम के 4 लाइन लिखे, वो पोएम के और 4 लाइन लिख लेगा. आपने अपने डिस्क्रिप्शन के 4 लाइन लिखे, वो और 4 लाइन क्रिएट कर लेगा. तो ऐसे चलता था वो पैटर्न वाइज. तो दैट इज इन द ओल्डर GPT मॉडल्स. अभी के टाइम पे तो बहुत एडवांस हो गए चीजें. ओके. सो बट स्टिल यू नो अगेन आपने खुद बिल्ड किया, बट हाउ डज योर टीम स्ट्रक्चर लुक्स लाइक नाउ? मतलब कितनी बड़ी टीम है आपकी? So क्या रोल्स हैं? we have like a 40-member team. You know, about 20 are in terms of, you know, the content, the sales, the strategy, the HR, finance and stuff. About 14 people are tech, which is basically iOS, Android, cloud, AI. We have backend, full stack web, which is the basic requirements. Okay. And the rest 4-5 would be management itself. Okay. And how do you plan to scale it? So the thing is that I think we are going to make sure that the team is going to be lean. We don't need more people than, you know, not going to do, you know, aggressive hiring in terms of, you know, tech people or operations people. You know, as we are increasing revenue, as we are building products, basis requirements will be hiring more and more people. So scaling will be done basis, you know, our actual impact on revenues and our potential impact on our product need by the brands. So it's going to be in relation with that. What number, what goals you are chasing for MemeChat? So eventually, since our market is very big in terms of advertising and brand spends, you know, the overall market size for us, you know, runs into billions of dollars. Okay. Right. So our vision and goal is also towards that. How do we enable that? You know, and capture that market. So, you know, still on that journey, and hopefully to make this, you know, accessible to, you know, thousands of brands. But let's see how it goes. Okay. And like अब थोड़ा about your business only कि creators memes बना के पैसा कैसे कमाते हैं? तो यूजुअली कुछ क्रिएटर्स होते हैं हमारे ऐप पे, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यार ये कंटेंट हमें चाहिए. तो कंटेंट एग्जांपल्स वो सब अवेलेबल होता है, एंड क्रिएटर्स विल मेक कंटेंट बेसिस दैट. अप्रूव हो गया तो पे आउट मिलेगा. कितना पेमेंट मिलता है एक मीम का, अप्रूव्ड मीम का? डिपेंड करता है आप कैसे क्रिएटर हो. फिर भी आप न्यू क्रिएटर हो तो आपको 5 से 10 रुपए मिलेंगे. ओके. अगर आप एक्सपीरियंस क्रिएटर हो जिसने मल्टीपल ब्रांड कैंपेन्स किए, आपके पास एक बैज भी होगा आपके नेम के आगे, तो फिर आपको एनीवे बिटवीन 100 to 500 पर मिल जाता है. और मतलब एक क्रिएटर ऑन एवरेज कितना बना लेता है? लाइक ऑब्वियसली सब नहीं बनाते होंगे. डिपेंड्स. यू नो, सम क्रिएटर्स, कुछ जो हमारे टॉप क्रिएटर्स हैं जो एक्सट्रीम टॉप पे है, दे वुड मेक एनीवेयर बिटवीन, यू नो, 15,000 to 30,000 मीम्स बना के 15 से 30,000 रुपए. हाँ. और कितनी मीम्स बनाते होंगे इतने पैसे के लिए वो? ये लोग रफली 100 मीम्स बनाते हैं अ मंथ. मतलब 100 मीम्स बना के 15 से 30,000 रुपए. हाँ. मतलब एक्चुअली में जो मीम्स से पैसे बनते हैं वो एक रियल चीज है. हाँ, बट दीज क्रिएटर्स आर वेरी सीजन्ड क्रिएटर्स. दे आर लाइक, उन्हें बहुत अच्छी ह्यूमर की नॉलेज है और कंटेंट और ब्रांड्स की नॉलेज है. समझा. सो मतलब anyone can get started on a platform. Yeah, anyone can get started, but to become like a top creator, you have to have, you know, good understanding about memes and content. So like मैं आपके LinkedIn पर जैसे देख रहा था कि you are also a car enthusiast. So what is your like current favorite car? What car you currently drive and all? So currently I drive an M340i. Okay, the sports car. Yeah. Okay. And yeah, I like fast cars where आवाज पसंद है मुझे. Okay. गाड़ियों की तो मजा आता है. मतलब इट्स अ वेरी गुड रिलैक्सेशन, वेरी गुड ब्रेक. मतलब फ्री टाइम में अगर काम के अलावा तो मैं बस ड्राइव्स पे निकलता हूँ रात को. तो you like driving on plains or driving on mountains and all? माउंटेन्स तो नहीं. Okay. मुझे लगता भी नहीं मेरी गाड़ी माउंटेन में भी जा भी सकती है.
बट प्लेन्स ओनली। Okay. यहाँ पे ये मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे वहाँ पे बहुत मजा आता है। ओके। और गोल्फ कोर्स रोड पे ज्यादा रिस्क नहीं लेता मैं, हाँ, क्योंकि पब्लिक मूवमेंट बहुत ज्यादा पब्लिक मूवमेंट का कोई भी रोड क्रॉस कर लेगा, कोई भी रिवर्स मारता है अंडरपास से, वो तो सबसे डेंजरस होता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो रिस्क नहीं लेता मैं। बट जहाँ पे मुझे एम्प्टी थोड़ा स्ट्रेच मिल जाता है 100 मीटर का, वहां भाग लेता हूँ। एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम कार? यार अल्टीमेट ड्रीम कार एमिट कंपटीशन? एमिट कंपटीशन नहीं, आई थिंक M5 कंपटीशन। व्हाई नॉट एमिट? M8 का मुझे मतलब इट्स ऑलवेज बीन M5। मैंने बचपन से M5 कंपटीशन देखा है। मैंने M5 कॉम्पिटिशन्स को देखा है, बड़ी बड़ी लैम्बोस मैक्लेरेंस को हराते हुए, वो जो ट्यून हो जाती है, राइट। तो M5 कंपटीशन डेफिनेटली, एंड इट्स अ फैमिली कार M5 कंपटीशन, बट ग्राउंड क्लियरेंस तो है नहीं। मतलब थोड़ी बहुत तो है, मतलब फैमिली कार तो है। अगर मतलब M5 कंपटीशन, M8 इज नॉट अ फैमिली, ओके। यू नो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। दो उसमें दो ही डोर है। हाँ 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 हाँ। बट आई थिंक इफ आई हैड टू ड्राइव एन अल्टीमेट लाइक sports car, I think would be Porsche 911 with GT3 RS. That would be a good. And I think अभी एक वो आई, I mean I want to experience the G-force of 1.5 which is in the Rimac Nevera. Okay. जो I think electric car है, that's the sad part about it. But 1.5 का G-force experience होता है। हाँ, बहुत crazy। तो मुझे पता नहीं वो 1.5 G's feel कैसे होता है। You know, because I think MC40 में 0.96 का 96 G's feel होते हैं, और वो आपको पूरा ऑलरेडी पीछे कर देता है। बट 1.5 is going to be crazy to think about. Yes. So when did you get your actual like M40 है? November। कितनी चला दी? 10,000 किलोमीटर। 10,000 मतलब almost 6 months में। And like what मतलब how did you achieve getting your dream car? How did you plan financially? यार I mean एक ही चीज का शौक है गाड़ियों का। अब एक ही चीज का शौक है तो थोड़ा बहुत सेव कर लिया यार कि चलो अब तो यार ये लेना है बिकॉज और कुछ तो खर्चा नहीं होगा किसी चीज पे, बस यही है जो है। परफेक्ट। तो अगेन गाइस दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमने काफी इन्फॉर्मेटिव बात करी अबाउट रेजिंग वीसी फंड्स। लेट मी थैंक काइल अगेन फॉर जॉइनिंग अस हियर अगेन ऑन द पॉडकास्ट। सो मिलते हैं आपसे हमारी ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट काइल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज मीम चैट एज एन ऐप, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमारे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। मिलता हूं मैं आपसे हमारी ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।